Very good morning to all. Today we are going to discuss about the analytical psychology. Analytical psychology. It has been found by Carl Jung, and his complete name is Carl Gustav Jung, from 1875 to 1961. And Carl Jung basically belonged to a small village in northern Switzerland. He belonged to a village in northern Switzerland. His childhood experiences was very lonely and isolated and unhappy. He attended the University of Basel, Switzerland, and graduated in 1900 with a medical degree. He was become interested in psychiatry and appointed at mental hospital in Zurich. And at the times, the director was Eugen Bleuler. In 1905, Jung was appointed a lecturer in psychiatry at the University of Zurich. This is basically a brief sketch about the Carl Jung. कार्ल यूंग के बारे में हमने ब्रीफ में बताया कि कार्ल यूंग का जन्म एक स्मॉल विलेज में हुआ था नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड में, और उनका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस था वो अकेले में लोनली रहा और अनहैप्पी रहा। उसके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं रहे और उन्होंने स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल अटेंड किया। उसके बाद उन्होंने मेडिकल डिग्री 1900 में ली। देन साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर भी ज्वाइन किया। इसके अलावा बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस कार्ल यूंग ने किया है। जो अभी हमने बेसिक्स के बारे में बात की है, ब्रीफ अबाउट गस्टव यूंग, कार्ल गस्टव यूंग। And Jung's role in the history of psychodynamic theory is utterly unique. Why unique? Because he has done many things in his theory. He has given many concepts in his theory. Early in his career as a physician, he reads the writings of Freud. उसने फ्राइड्स की राइटिंग्स को देखा, पढ़ा, एंड ही वाज डीपली इम्प्रेस्ड एंड एस्टैब्लिश ए कोरेस्पोंडेंस विद द वियना साइकोएनालिसिस्ट। आफ्टर रीडिंग द राइटिंग ऑफ सिगमंड फ्रायड, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। वो बहुत इम्प्रेस थे, बहुत प्रभावशाली थे उनकी किताबों को पढ़कर, उनकी राइटिंग्स को पढ़कर, और उनसे मिलने के लिए वो अपने आप को वियना साइको एनालिसिस में अपने आप को उनके साथ लिंक कर लिया उन्होंने, या उनके साथ एसोसिएटेड बन गए वो, जिससे कि उनको भी कुछ मौका मिल सके साइको एनालिसिस में काम करने का। देन ही met with the Freud after reading the writings of psychoanalysis. He met with the Sigmund Freud. When Freud and Jung met, they deeply impressed one another. जब वो दोनों मिले आपस में तो वो एक दूसरे से काफी प्रभावित हुए। After that, they developed a relationship that was both professional and personal. After meeting with Sigmund Freud, they developed a good relationship, and that relationship was in two manners, personal and professional. They developed a relationship that was both personal and professional due to
The mixture of professional and personal conflict, they suppleted with each other. उन दोनों का आपस में पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप इतना मिक्स हो गया कि उन दोनों को अलग होना पड़ा। अलग होने के बाद इन्होंने एक अलग से ही थ्योरी दे दी जिसका नाम था एनालिटिकल साइकोलॉजी। अलग होने के बाद इन्होंने एक थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया जिसका नाम था साइको एनालिटिकल और एनालिटिकल साइकोलॉजी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द व्हाई दिस स्प्लिट बिटवीन फ्राइड एंड यूंग। दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हुए, दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था एक दूसरे से अलग होने का, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कॉन्फ्लिक्ट। क्या रीजन था उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हुए। From Jung perspective, it was because he felt that Freud had overemphasized on sexuality. यूंग के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो वो इसलिए अलग हुए क्योंकि सिगमंड फ्राइड का जो एम्फेसिस था सेक्सुअलिटी पे ज्यादा था, तो इन्होंने अपने आप को इसलिए अलग कर लिया सिगमंड फ्राइड से, बिकॉज ही डिसएग्री विद दैट पॉइंट कि हमें सेक्सुअलिटी पर ओवर एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने की बात करते हैं तो। देन यूंग viewed that libido not as sexual instinct but as a generalized life energy. यूंग ने सेक्सुअल इंस्टिक्ट को एक लाइफ एनर्जी के रूप में लिया है, न कि इसको नैरो माइंड में लिया है या नैरो टर्म्स में लिया है। ऑल्दो सेक्सुअलिटी इज ए पार्ट ऑफ दिस बेसिक एनर्जी, जबकि जो सेक्सुअलिटी है वो लाइफ एनर्जी का एक बेसिक पार्ट है, बट फिर भी इन्होंने सेक्सुअलिटी को क्या किया समझा, इट इज ए जनरलाइज्ड लाइफ एनर्जी। ये हमारी एक लाइफ की एनर्जी है, जनरलाइज्ड है, जो कि सामान्य है, हर व्यक्ति में होती है। द लिबिडो ऑल्सो इंक्लूड्स स्ट्राइविंग फॉर प्लेजर एंड क्रिएटिविटी। यूंग का जो स्प्लिट था सिगमंड फ्राइड से वो इसलिए था क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने सेक्सुअलिटी को एक नैरो पर्सपेक्टिव में देखा और यूंग ने क्या किया, इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा कि जो लिबिडो है हमारी, इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक एनर्जी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट एनर्जी लीड्स टू प्लेजर्स एंड क्रिएटिविटी इन द इंडिविजुअल्स। जो लिबिडो है वो उसके अंदर व्यक्ति प्लेजर्स और क्रिएटिविटी महसूस करता है, या दोनों उसी के पार्ट्स होते हैं लिबिडो के, ठीक है। टू यूंग दिस री-इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबिडो वाज द प्राइमरी रीजन फॉर हिज ब्रेक विद फ्राइड। यूंग ने जो लिबिडो की फ्रेश इंटरप्रिटेशन दी उसकी वजह से भी इनका एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है साइकोएनालिसिस में, तभी ये सिगमंड फ्राइड से अलग हुए। तो हमने डिस्कस किया कि सिगमंड फ्राइड से कैसे अलग हुए, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने सेक्सुअलिटी पर ओवर एम्फेसाइज किया था, लिबिडो को एक नैरो सेंस में लिया था, जबकि यूंग ने सेक्सुअलिटी को क्या कहा, इट इज द जनरलाइज्ड लाइफ एनर्जी। एक जनरल लाइफ एनर्जी है जो ह्यूमन बीइंग्स को स्ट्राइविंग फॉर प्लेजर्स एंड क्रिएटिविटी के लिए प्रमोट करती है या उसके लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो इन्होंने लिबिडो को एक फ्रेश दोबारा से री-इंटरप्रेट किया। री-इंटरप्रेशन ऑफ द लिबिडो वाज द प्राइमरी रीजंस, दिस वाज द मेन रीजंस, that is why they separated from each other. Then Jung felt that Freud overemphasized the idea that our current behavior is a mere repetition of the past.
as we have discussed in the theory of psychoanalysis, सिगमंड फ्रायड का जो एम्फेसिस था वो क्या था? His emphasis was on past experiences, कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा करंट बिहेवियर प्रभावित होता है. ओके, तो Jung felt that Freud overemphasized the idea that our current behavior is a mere repetition of the past with instinctual urges and psychological repressions of childhood which was being repeated in adult life. जबकि Jung ने क्या कहा? Jung believed that personality development has also forward moving directional tendency. और सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि हम पास्ट का रेपिटेशंस करते हैं, हमारे जो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं का रेपिटेशंस होता है. युंग ने कहा नो, पास्ट का रेपिटेशंस नहीं होता, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो फॉरवर्ड मूविंग डायरेक्शंस टेंडेंसी रखता है. हम आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखते हैं, आगे लाइफ में बढ़ने का हमारे अंदर टेंडेंसी होता है. तो इस वजह से भी दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था या आपस में मिस मैचिंग थी. People try to acquire a meaningful personal identity and a sense of meaning in life. Therefore, people are so forward looking. हर एक व्यक्ति में अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, एक अपना सेल्फ मीनिंग होता है, और वो उस मीनिंग को सीखने के लिए, एक्वायर करने के लिए फॉरवर्ड मूविंग डायरेक्शन में काम करता है. हर एक व्यक्ति अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से, सेंस ऑफ मीनिंग से हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करता है. ओके, देन Jung accepted Freud's emphasis on the unconscious as a storehouse of repressed experiences from one's life. Jung ने जो फ्रायड का अनकॉन्शियस में जो स्टोर्ड हाउस समझा जाता था रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस का, उसको एक्सेप्ट किया. यस, हम अनकॉन्शियस में हमारे रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस को स्टोर करते हैं. ही वाज एग्री विद दिस पॉइंट कि हाँ, ऐसा ही होता है. हम अपने जो रिप्रेस्ड फीलिंग है, इमोशंस हैं, उनको अपने अनकॉन्शियस माइंड में हम स्टोर करके रखते हैं. इन दोनों में इस बात में दोनों में सिमिलरिटी थी, क्योंकि अनकॉन्शियस में हम वो चीजें स्टोर करके रखते हैं. ऐसा सिगमंड फ्रायड का भी मानना था और सेम कार्ल यूंग का भी मानना था. बट he added to this idea that the concept of collective unconsciousness. इन्होंने कॉन्शियस अनकॉन्शियस में भी एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया जिसको बोला जाता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस. कलेक्टिव अनकॉन्शियस, according to Jung, people have stored within their collective unconscious the cumulative experiences of the past generations. Means व्यक्ति अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, कुमुलेटिव एक्सपीरियंसेस को उसमें स्टोर करके रखता है, जिसको बोला जाता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस. द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ द साइकी. इनके हिसाब से कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? एक साइकोलॉजी का डीपेस्ट लेवल है, डीप लेवल है. एंड इट कंटेन्स इनहेरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन एंड प्री ह्यूमन स्पेसीज. मीन्स इसके अंदर जो हमारे जन्मजात एक्सपीरियंसेस हैं वो कंटेन्ड होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं. एंड इट इज ए यूनिवर्सल, कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज ए यूनिवर्सल एंड इट्स शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन एज ए रिजल्ट ऑफ देयर कॉमन एंसेस्टर्स. ये सभी ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा शेयर किया जाता है या अपने फोरफादर से हमें मिलता है, इनहेरिटेंस हमें वो रिसीव होता है. मीन्स ये यूनिवर्सल है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये डीपेस्ट लेवल ऑफ साइकी है और इसके अंदर हमारे इनहेरेंट एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं जो हमें हमारे
फोर फादर से, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है, या ह्यूमन बींग्स टू ह्यूमन बींग ट्रांसफर होती है, जिसको इन्होंने बोला कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्रायड ने ओनली अनकॉन्शियस की बात की थी, इन्होंने उस कंसेप्ट में ऐड करके एक नया कंसेप्ट दिया जिसका नाम था कलेक्टिव अनकॉन्शियस। वो यूनिवर्सल होता है और एक डीपेस्ट लेवल ऑफ साइकिक होता है, जिसके अंदर हमारे इनहेरेंट एक्सपीरियंसेस ऐड होते हैं। ओके, देन he has also given a concept of personal unconsciousness। पर्सनल अनकॉन्शियस वो क्या है? पर्सनल अनकॉन्शियस जो है, इट इज द बीनीथ ऑफ आवर कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड पर्सनल अनकॉन्शियस। जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे का जो लेवल है वो पर्सनल अनकॉन्शियस होता है। एंड पर्सनल अनकॉन्शियस में क्या कंटेन्स होता है? इट कंटेन्स मेमोरीज, impulses, wishes, faint perceptions, and other experiences in a person's life that has been suppressed or forgotten। इसके अंदर हमारी वैसी मेमोरी, वैसी इंपल्सेस, वैसे परसेप्शंस, वैसे एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं जो हमने सप्रेस्ड किए हैं, हमने दबाए हैं, हमने ट्रांसफर किए हमारे कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में। और जो चीज हम भूल चुके हैं, जो चीज हमने हमारी फॉरगेटिंग्स में जो चीज होती हैं, वो सारी पर्सनल अनकॉन्शियस में होती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में बता दिया। कलेक्टिव अनकॉन्शियस और पर्सनल अनकॉन्शियस में क्या फर्क बताया उन्होंने? कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? डीपेस्ट लेवल ऑफ साइकिक है, और वो क्या है? उसके अंदर हमारे इनहेरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे फोर फादर से, जो हमारे मैन टू मैन और ह्यूमन बींग्स टू ह्यूमन बींग्स जो ट्रांसफर होते हैं। ओके, और पर्सनल अनकॉन्शियस में वो एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं जो हमारे भूली हुई चीजें हैं, जिनको हम भूल चुके हैं, या हमारे ऐसे इंपल्सेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हम हमारे कॉन्शियस में थे, वो हमने ट्रांसफर कर दिए, वो हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में चले गए। ओके, तो ये इन्होंने क्या बताया? कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड पर्सनल अनकॉन्शियस। देन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंटेन्स यूनिवर्सल इमेजेस और सिंबल्स। कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंटेन्स यूनिवर्सल इमेजेस और सिंबल्स। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो इमेज और सिंबल से बना होता है। उनके अंदर कुछ इमेजेस होती हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके जरिए हम जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो जुड़े होते हैं। जो इमेजेस और सिंबल्स हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस के, उन्होंने इनको बोला आर्केटाइप्स। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंटेन्स यूनिवर्सल इमेजेस or symbols which is known as archetypes. Now what is the meaning of archetypes? Archetypes refers to the inherent tendencies within the collective unconscious that dispose a persons to behave similarly to the ancestors who confronted similar situations। मीन्स जो आर्केटाइप्स हैं उसके अंदर वैसी चीज शामिल होती हैं जो हमारे एंसेस्टर से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे ह्यूमन फोर फादर से रिलेटेड होते हैं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है हम उन्हीं के जैसा व्यवहार करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की जैसा ही व्यवहार करते हैं जब उनके सामने वैसी ही सिचुएशन आती है। ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या बोला? आर्केटाइप्स। आर्केटाइप्स जो है वो अनपर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो इमेजेस और सिंबल्स शामिल होते हैं उनको इन्होंने आर्केटाइप्स बोला। आर्केटाइप्स क्या है? वो चीज जो व्यक्ति को सेम सिचुएशन आने पर अपने पेरेंट्स जैसा और अपने एंसेस्टर जैसा व्यवहार करने के लिए दिखाई देती हैं, उनको बोला जाता है आर्केटाइप्स।
ये आर्केटाइप्स. Okay, we experiences archetypes in the form of emotions which is associated with significant life event such as birth, adolescence, marriage, death, or etc. or anything. इसके अंदर इमोशंस शामिल होते हैं. आर्किटेक्ट्स के अंदर इमोशन शामिल होते हैं जो व्यक्ति की लाइफ से जुड़े होते हैं. वो इमोशंस आपकी बर्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और जो भी आपकी लाइफ में घटना घटित होती है उससे रिलेटेड वो इमोशंस हो सकते हैं. Jung referred to the archetypes as the gods of unconscious. यूंग ने आर्केटाइप्स को क्या कहा? ये अनकॉन्शियस का गॉड्स है. आर्केटाइप्स एक तरह का भगवान है अनकॉन्शियस का. मीन्स उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शामिल होती हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट होती हैं या लाइफ में सिग्निफिकेंट होती हैं. ओके, देन यूंग further, the archetypes that occurs most frequently are like persona, anima, animus, shadow and self. Means archetypes जो हैं वो हमें 5 तरीके से महसूस हम कर सकते हैं उनको, या देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और घटित होते हैं. किन फॉर्म में? वो आर्केटाइप्स होते हैं पर्सोना के फॉर्म में, एनिमा के फॉर्म में, एनिमस के फॉर्म में, शैडो के फॉर्म में और सेल्फ के फॉर्म में. अब कम टू द पर्सोना फर्स्ट. जो आर्केटाइप्स हैं वो 5 तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या उनके अंदर शामिल होते हैं. क्या क्या? एनिमा, एनिमस, शैडो, सेल्फ. अब पर्सोना क्या होता है? पर्सोना होता है the mask that people exhibit before public. Means आपने अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा रखा है जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं या किसी पब्लिक इंटरेक्शंस में होते हैं, तो वो क्या होता है? पर्सोना होता है. सेकंड, एनिमा क्या होता है? एनिमा रेफर्स टू द फेमिनाइन साइड ऑफ द मेल. एनिमा रेफर्स टू द फेमिनाइन साइड ऑफ द मेल. मीन्स हर एक आदमी में एक औरत का रूप होता है और हर एक औरत में एक आदमी का रूप होता है इनके हिसाब से. एनिमा क्या है? आदमी के अंदर एक फीमेल साइड भी होता है. हर एक आदमी में एक फीमेल की फीचर्स भी होती हैं. एनिमस क्या है? मैस्कुलिन साइड ऑफ द फीमेल. हर एक फीमेल में एक मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं या मेल जैसी विशेषताएं भी शामिल होती हैं हर एक फीमेल में. अक्सर हम सुनते हैं कि उसके अंदर का वो आदमी जाग गया. अगर किसी लेडी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उस लेडी के अंदर आदमी जाग गया. मीन्स उस हर एक व्यक्ति में औरत की फीचर्स भी होती हैं. हर एक पर्सन में, मेल में औरत की फीचर्स मिलेगी और मेल की तो होती हैं. फीमेल में भी वैसे ही फीमेल की फीचर्स तो होती हैं, उसके अलावा भी मेल की फीचर्स भी होती हैं, जिसको इन्होंने बोला एनिमा और एनिमस. एनिमा किस में होता है? मेल में होता है. एनिमस किस में होता है? फीमेल में होता है. ठीक है. एनिमस का मतलब है फीमेल में मेल वाली विशेषताएं होना. एनिमा का मतलब है मेल में फीमेल वाली विशेषताएं होना. ठीक है. देन शैडो. शैडो का मतलब क्या है? शैडो का मतलब इन्होंने बताया इट इज आवर डार्कर सेल्फ विच रिप्रेजेंट्स बाय द शैडो आर्केटाइप्स. इट इज द एनिमलिस्टिक पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी. मीन्स इनके हिसाब से जो शैडो है उसका मतलब है कि जो हमारे अंदर एनिमल्स टेंडेंसी का होना, व्यक्ति के अंदर जो एनिमल्स की प्रवृत्ति है वो होना, तो जिसको बोला इन्होंने शैडो. यूंग कंसिडर्ड इट टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम द लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ. जो हमारे अंदर एनिमलिस्टिक नेचर्स जो है, टेंडेंसी जो है,
वो हमने हमारे जो लोअर्स एनिमल्स हैं उनसे अडॉप्ट की। कहते हैं ना, हर एक आदमी के अंदर एक जानवर भी होता है, या आदमी जानवर की तरह भी होता है। तो वो चीज क्या है, वो एक तरह की शैडो है, जो कि इन्होंने बताया। शैडो के अंदर क्या है, शैडो है, इट इज अ डार्क साइड ऑफ द पर्सनालिटी, और इट इज अ डार्क साइड ऑफ द पर्सन्स विच रिप्रेजेंट बाय दिस शैडो आर्केटाइप्स, which means it is the animalistic part of personality। हमारी पर्सनालिटी के अंदर एक एनिमल टेंडेंसी भी होती है, जो हमने इनहेरिट की है लोअर एनिमल्स से। लोअर एनिमल्स से हमने वो चीज इनहेरिटेंस में हमें ले ली है। ओके, देन the shadow contains immoral, passionate and unacceptable desires and activities। आपने देखा होगा जितने भी क्राइम्स होते हैं, जितने भी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, उनके अंदर जो शैडो का पार्ट जो है वो हाई होता है या एक्टिव होता है। मीन जो शैडो के अंदर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इमोरल होते हैं, वो जानवर की तरह होते हैं, जानवर की तरह ही वो काम करते हैं। पैशनेट होते हैं, अनअक्सेप्टेबल डिजायर्स उनके अंदर होती हैं। ठीक है, तो जुंग ने उन सारी चीजों को क्या समझा, शैडो के अंदर सोचा, उन सारी चीजों को शैडो के अंदर इंक्लूड किया। देयर इज ए पॉजिटिव, ऑल्सो ए पॉजिटिव साइड ऑफ द शैडो। युंग ने कहा केवल नेगेटिव साइड ही नहीं होता शैडो का, पॉजिटिव साइड भी होता है, जैसे क्रिएटिविटी, इनसाइट एंड डीप इमोशंस। शैडो के अंदर केवल नेगेटिव ही नहीं होता, इमोरल चीजें ही शामिल नहीं होती, बल्कि उसमें पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, पॉजिटिव साइड भी होती है, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएटिविटी आती है, इनसाइट आती है, या हमारे जो डीप इमोशंस शामिल होते हैं। ओके, देन सेल्फ, सेल्फ के बारे में बताया इन्होंने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्केटाइप इज द सेल्फ। It is the integrations and balancing of all aspect of unconscious। सेल्फ के अंदर क्या है, हमारे सारे एस्पेक्ट शामिल होते हैं, जिसमें हमारे सारी फीचर्स का इंटीग्रेशन होता है। The self provide the personality with unity and stability। सेल्फ एक हमें क्या देती है, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी देती है, कि हम क्या हैं, हम एक सेल्फ, हमारी जो है हमारी हैबिट्स का, हमारी क्वालिटीज का एक यूनिट है, एक स्टेबल एस्पेक्ट है, जो हमारी पर्सनैलिटी बनाता है, जो हमारे सेल्फ से मिलकर ही हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। यूंग लिंक्ड इट टू द डिजायर ड्राइव टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन्होंने सेल्फ को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ लिंक कर दिया। मीन्स इन्होंने अब्राहम मैस्लो के कंसेप्ट जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसकी तरफ भी इशारा किया, कि जो हमारी सेल्फ है वो डायरेक्टली लिंक्ड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, जिसका मतलब होता है हमारे अंदर हार्मनी, हमारी कंप्लीटनेस एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ आवर एबिलिटीज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट कंटेन्स हार्मनी, कंप्लीटनेस एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन्स एबिलिटी। वो क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो सेल्फ इनके हिसाब से क्या हुआ, एक तरह का पर्सनैलिटी बनाता है, और एक इंटीग्रेशन है हमारी एबिलिटीज का, हमारे एस्पेक्ट का, हमारे ट्रेट का, हमारी हैबिट का, जो सेल्फ को लिंक किया इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, जिसका मीनिंग है कि हमारी कंप्लीटनेस, हार्मनी और हमारी एबिलिटीज का कंप्लीट डेवलपमेंट, वो होता है सेल्फ। However, he believed that self-actualizations cannot be attained until middle age। इन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीचर्स है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है, वो 30 और 40 की ईयर से पहले हम अटेन नहीं कर सकते। We cannot attain the self-actualization stage until the age of 30s and 40s।
30 और 40 साल की एज से पहले हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, एक कंप्लीट एबिलिटीज का डेवलपमेंट एक वाली स्टेज है, जिसमें व्यक्ति के अंदर स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है, व्यक्ति के अंदर हार्मनी बैलेंस डेवलप हो जाता है, स्टेबिलिटी, अपनी जो एबिलिटीज हैं उनका ज्ञान हो जाना, फुली फंक्शनिंग हो जाना, हर एक व्यक्ति के अंदर जो लाइफ में मीनिंग था उस मीनिंग को अटेंड कर लेना, उसको रिसीव कर लेना। तो हर एक व्यक्ति में वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज है। वी कैन नॉट अटेन दिस एज मच एज अर्ली। We can attain the self-actualization stage at the age of 30s and 40s. 30 और 40 साल की ईयर के बाद, 30 और 40 साल के बाद हम उसको अटेन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या मीनिंग है, कंप्लीट एबिलिटीज का जो ज्ञान है, हमें 20s में भी हो जाता है, जबकि हम फुली फंक्शनिंग और कंप्लीट एबिलिटीज का डेवलपमेंट 30 और 40 साल के बाद ही कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी ज्ञानी पुरुष है या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोगों में जो इंटेलिजेंस का लेवल जो है 30 और 40 की ईयर्स के बाद ही आप देखोगे एक सिग्निफिकेंट चेंजेस उनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। 30-40 से पहले आपको कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके बाद ही जो डेवलपमेंट होता है व्यक्ति की पर्सनालिटी का, वो कंप्लीटनेस की तरफ जाता है, उनके एबिलिटीज कंप्लीट हो जाती है स्टेज पर। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या बोला, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी जो है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है, वो 30 और 40 की एज में व्यक्ति अटेंड कर सकता है। एंड इट इज वेरी क्रूशियल टू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक बड़ा रोल है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी एबिलिटीज की पहचान होना, अपने इमोशंस की, अपनी कॉम्पिटेंसीज की पहचान होना और उनको समझना अपने आप में एक बड़ा काम है। Jung was the view that it is a significant stage in personality. With क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी लाइफ का स्टेबल एस्पेक्ट है, आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें कई चीजें शामिल होती हैं, आपकी ट्रेट, आपकी एबिलिटीज, आपकी जो बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टेबल एस्पेक्ट ऑफ योर बिहेवियर, वो सारी चीजें पर्सनैलिटी के अंदर शामिल होती हैं। Jung was the view that it is a significant stage in personality development which was not in your childhood experiences. Means जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है केवल और केवल चाइल्डहुड में नहीं होता। इनके हिसाब से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट केवल और केवल चाइल्डहुड में नहीं होता, बल्कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं या पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो है 30s और 40s की एज में भी होता है। 30s और 40s की एज में भी होता है, जिससे कि वी चेंज आवर एक्सपीरियंसेस विद एज। पर्सन्स चेंज आवर एक्सपीरियंसेस विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति की लाइफ में वो सारी चीजें अपने आप आती रहती हैं। तो इस तरीके से युंग ने क्या बताया, कार्ल युंग ने आर्केटाइप्स के बारे में बात की, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में बात की। इन्होंने क्या बताया कि वे जो एनिमा और एनिमस हैं, शैडो हैं, ये क्या है, ये जो फीचर्स हैं जो व्यक्ति दिखाते हैं अपनी आर्केटाइप्स में। ठीक है, तो अगर हमने एनिमा और एनिमस को देख लिया व्यक्ति की, और उसकी शैडो को हमने देख लिया, सेल्फ को देख लिया, तो इन सारी चीजों से
हम उसके आर्केटाइप्स के बारे में जल्दी से बता पाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यही कंक्लूड करेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया। हमने पहले यहाँ पर कार्ल युंग की जो ब्रीफ स्केच था उसके बारे में बताया, फिर हमने कार्ल युंग कैसे स्प्लिट हुए सिगमंड फ्रायड से, उन्होंने क्या यूनिक कॉन्सेप्ट दिया, सिगमंड फ्रायड से क्या अलग बताया, जैसे उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में बात की, पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में बात की, आर्केटाइप्स के बारे में बात की, और इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कार्ल युंग ने बताई है, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही काफी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वाली जो बातें हैं कार्ल युंग के बारे में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।